देखिए, माई सेल्फ विक्रांत यादव, और आज आप जो देख रहे हो दैनिक जीवन में रसायन का आपका लेक्चर नंबर 3 है। देखिए, अगर पिछले लेक्चर्स की बात करें, आपने उसमें पढ़ा था औषधियों के बारे में पढ़ा था, खाद्य में रसायन के बारे में पढ़ा था, आपने रॉकेट प्रणोदक के बारे में पढ़ा था, कीट प्रतिकर्षी के बारे में पढ़ा था। एक अगली प्रॉपर्टी उसी प्रकार की प्रॉपर्टी शोधन अभिक्रमक। देखिए, शोधन अभिक्रमक जो होते हैं, शोधन अभिक्रमक जो धोने के लिए, अगर कपड़े वगैरह आप जो वॉश करते हो उनके लिए आपको पता है डिटर्जेंट का यूज होता है, सोप का यूज होता है, मतलब साबुन का। डिटर्जेंट को हिंदी में अपमार्जक बोलते हैं, साबुन को हिंदी में, मतलब सोप को हिंदी में क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो साबुन और जो अपमार्जक होते हैं, शोधन का मतलब होता है धोने की जो प्रक्रिया होती है, शोधन प्रक्रिया। तो अभिक्रमक, अभिक्रमक मतलब ऐसे कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो वो उनकी अगर बात है, पहला कंपोनेंट कौन सा है, पहला अभिक्रमक कौन सा, भाई साबुन। अब देखिए साबुन क्या होते हैं भाई, जिसमें साबुन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि औषधि की साबुन बनाते हैं आप, सेविंग की साबुन बनाते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट साबुन आती, साबुन भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि आपने देखा है। होती क्या है वो साबुन की अगर बात करें, किन चीजों से बनी होती है और साबुन काम कैसे करता है। भाई हमारे कपड़े जो वॉश करते हैं तो कैसे वॉश हो जाते हैं, वो चीजें कैसे बनती है। देखिए, तो साबुन की एक डेफिनेशन होती है, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण ही अगर क्या कहलाते हैं भाई, साबुन कहलाते हैं। पर उच्च वसीय अम्ल, अब वसीय अम्ल क्या होते हैं भाई, वसीय अम्ल अगर बात करें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये वसीय अम्ल मिलते कहाँ से। भाई जो बनाए जाते हैं, जो वसीय अम्ल जो होते हैं, उनकी टर्म्स की मैं बात करूं, आपके जो मूंगफली है, सोयाबीन है, तिल है, या अगर बात की जाए कोकोनट है, जो आपका नारियल है, इनको अगर बात है उनका क्षारीय जल अपघटन से या उनके उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से वसा प्राप्त की जाती है या वसीय अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। उन वसीय अम्ल अगर बात करें, जैसे कि एक एग्जांपल है वसीय अम्ल का, आपका स्टेरिक अम्ल है, जो कि एक वसीय अम्ल है, जिससे अगर मॉडिफाई करके हमें कि जो ट्राई एस्टर दूसरी वसा भी हम उसी से प्राप्त कर रहे होते हैं। तो मेन चीज है कि डेफिनेशन की अगर मैं जाऊं तो उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, जैसे कि सोडियम, ये साइड में देखो सोडियम जुड़ा हुआ है, या यहाँ पे पोटेशियम जुड़ा हो सकता है। तो जो इसके साल्ट किसके भाई, एक वसा थी, वसा के साथ उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसको ट्रीट किया, उपचारित किया, उससे रिएक्ट कराया, तो देखो सोडियम के आयनिक फॉर्म उसके साथ क्या होगी, अटैच होगी। इसी कंपाउंड जो बोला, ये सोडियम का लवण हो गया भाई, ये साबुन का जो सोडियम लवण है। अभी बना किससे था, वसा से। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं भाई, साबुन कहलाते हैं। क्लियर हो गई लाइन। दूसरी एक चीज इसमें पॉइंट और चलता है कि लाइन मिलती है आपको साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या होता है कि साबुन को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ये साबुन की निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं भाई, साबुनीकरण कहा जाता है। क्लियर है लाइन भी। अब साबुन को बनाया कैसे जाता है, आपकी जैसे कई बार 2 स्टेप में लिखा रखा होता है, कई बार आपकी जो एग्जाम में तो एक स्टेप में करके आते हो, इजी इतना टफ नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लेते हैं हम, ग्लिसरॉल लेते हैं। ग्लिसरॉल को जो रिएक्ट कराते हैं वो आपके कराते हैं स्टीरिक अम्ल से करा रहे होते हैं। स्टीरिक अम्ल को रिएक्ट कराने के बाद जो आपको मिलता है ग्लिसरॉल स्टीरेक, जो ट्राई एस्टर होता है, इसमें देखो एस्टर की 3 फॉर्म है, RCOR वाली टर्म्स है, तो 3 ट्राई है, तो इसको क्या बोला जाता है, ट्राई एस्टर भी बोला जाता है, जो कि क्या भाई अपने आप में एक वसा है। एग्जाम में आपको ये वाला पोर्शन नहीं लिखना होता, आपको सीधे यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये कहां से मिला होता है, तो वो प्रक्रिया यहां से आपको ग्लिसरॉल लेना, स्टीरिक अम्ल मिक्स जैसे ही करते हो, उनको रिएक्शन कराते हो, तो आपको ये चीजें मिलती हैं। एग्जाम में आप इतना भी अगर इसके इसके पीछे का नहीं लिखते तो कोई जरूरी नहीं, कोई ऐसा आपको कंपलसरी नहीं है, आपको सिर्फ यहां से सीधा डायरेक्ट एक ही स्टेप में लिख के आना, आपको यहां से सीधा ऐसे करना है। पहले आपको सीधा ये ट्राइएस्टर लिखना है, इसको किससे रिएक्शन करवाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 3 मोल के साथ जब कराते हैं, यहां से हमें पता है Na+ टूटता है, OH- टूटता है। अब जो OH- है दिखना, ये ग्लास यहाँ से CH2 के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे अगर इसकी पोलरिटी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे तो O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे CH2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव वाली टर्म सेम ऐसे भाई, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पर तो प्लस, इस पर माइनस, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पर माइनस और प्लस, बस यहाँ से प्लस माइनस को आपस में ऐड करा दो, तो आपको 3 मोल तो किसके मिलते हैं, सोडियम स्टीरेट, जो कि क्या होता है, साबुन होती है। जो आपको ये कंपोनेंट, आपको जो प्रोडक्ट उत्पाद मिला है, इसी को क्या बोलते हैं, साबुन। और जो ग्लिसरॉल आपने शुरू में जो स्टार्ट में ली थी, वही ग्लिसरॉल आपकी वापस से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो ये साबुन के निर्माण की प्रक्रिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, साबुनीकरण कहा जाता है। क्लियर है। और भी एक टर्म्स की मैं अगर बात करूं, इसके साबुन कैसे काम करता है, तो उसको देखना, हम एक बार और टर्म्स को देखते हैं। देखिए, उस प्रक्रिया को जो बोला जाता है साबुन के शोधन की प्रक्रिया या अपमार्जन की क्रिया भी बोलते हैं। देखना, इस टर्म्स को अगर मैं इसको पे अगर क्लियर कर देता हूं, मैं देखना एक बार, मेन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर बात की जाए अगर बात की जाए साबुन के शोधन क्रिया या अपमार्जन क्रिया भी बोलते हैं इसको, शोधन या अपमार्जन क्रिया एक ही बात है भाई।
साबुन को मतलब अगर कपड़े को वॉश कैसे करते हैं, मतलब साबुन अपमार्जन का या शोधन की प्रक्रिया कैसे करती है, तो वो प्रोसेस है। अभी आपने देखा था थोड़ी देर में सोडियम का अगर बात है, सोडियम स्टीरेट जो प्राप्त हुआ था जिसे आप साबुन कह रहे थे, वो क्या था भाई, आपके अगर टर्म्स की मैं बात करूं C17H35COO, ये क्या भाई आपका सोडियम स्टीरेट है जो कि साबुन का एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको एक एज ए लाइन नोटेशन के रूप में इसे डिनोट करूं, आपने देखा था कि कोई कंपाउंड को लाइन नोटेशन अगर कैसे ये वाली लाइन लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है आपको पता है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, और बाकी वैलेंसी किससे पूरी करते हैं, हाइड्रोजन से। तो आपको C17 को तब तक चलना है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। ऐसे अगर 17 अगर कार्बन लिखूंगा तो बोर्ड आपका भर जाएगा। तो ऐसे ही आप अंदाजे से अगर आप लगा सकते हो, आपने इसमें अगर बात करूं, या आप टर्म्स ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है पूरे सारे के सारे कार्बन लिखना। इतना मान लिया भाई, इसमें सारे अगर टर्म्स है थोड़ा बहुत बेंट देकर आप 17 कार्बन बार बार लिखोगे बहुत लंबी चेन हो जाएगी। इसमें C17H30 और पीछे का जो पार्ट है COON, अगर बात करें CO पे नेगेटिव, सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है ये चीज है भाई। अब जो ये पार्ट है भाई, ये सारे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन भाग भी बोला जाता है। कौन सा भाग भाई, हाइड्रोकार्बन भाग। क्लियर है। जिसे अगर बात करें, अगर इसके दो हिस्सों में बांट दिया जाता है भाई, सोडियम स्टीरेट के अणु को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। जो पहला आपको आगे सामने दिख रहा है वो आपकी कौन सी टर्म्स है भाई, आपका सिर भाग, और ये कौन सा भाग है भाई, पुंछ भाग है। देखिए ये जो भाग है आपका जो सामने, इसको सिर भाग बोलते हैं, और ये जो भाग है आपका इसको पुंछ भाग बोलते हैं। क्लियर है। पुंछ भाग अगर बात की जाए, अब एक टर्म्स होती है कि जो ये वाला भाग होता है, इस पर अगर बात है पोलरिटी, आप ये होता है ध्रुवीय होता है, और ये जो भाग होता है ये कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। क्यों, हमने एक चीज पढ़ी है, ध्रुवीयता अगर पढ़ी, अगर बात है कोई चीज को, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा 11th की चीजें हैं, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा अच्छे से, आपने टॉपिक पढ़ा है। द्विध्रुव आघूर्ण को निकालते कैसे भाई, अगर टर्म्स की मैं बात करूं निकालने का, आपने एक फॉर्मूला भी आपने देखा होगा, म्यूनेट जब निकालते थे तो उसका फॉर्मूला क्या था, रूट में बात करें μ1 स्क्वायर प्लस में μ2 स्क्वायर प्लस में 2 μ1 μ2 कोस थीटा। क्लियर है भाई। जो डाइपोल मोमेंट अगर निकालते थे द्विध्रुव आघूर्ण, उसका फॉर्मूला μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2 μ1 μ2 कोस थीटा। इसका अगर बात करें किसी का भाई, या तो म्यूनेट की वैल्यू क्या हो जाती भाई, जो म्यूनेट का आंसर या तो 0 हो सकता है, या म्यूनेट इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। भाई दो ही चीजें आ सकती है, या तो म्यू का अगर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का अगर बात करें हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं, या तो 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है, डज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर किसी का भी अगर म्यूनेट अगर क्या आता है भाई 0 आता है, तो वो चीज होती है अध्रुवीय। लेकिन जिसका अगर बात है 0 नहीं आता, वो कैसी होती है भाई, ध्रुवीय होता है। क्लियर है। इसको निकालने का भाई किसी भी, हमने अगर बात, आपने 11th में एग्जांपल पढ़ा था, आप H2O का निकाल रहे थे, उसमें आपने ऐसे डाइपोल ऐसे अगर बात है डाइपोल मोमेंट देखा था, बॉन्ड एंगल देखा था, जिसके बेसिस पे उसका क्या निकाला था, डाइपोल मोमेंट निकाला था भाई। इसका बॉन्ड एंगल जो होगा प्लस में इसके, अगर इसे इसका म्यू वाल भाई, ये म्यू, इसको भी म्यू है, डाइपोल मोमेंट को इसको भी म्यू आपका, क्योंकि दोनों साइड सेम एटम है, तो ये भी म्यू डाइपोल मोमेंट मान ली, इसे भी डाइपोल मोमेंट। तो μ1 का स्क्वायर μ2 का 2 μ1 और कोस थीटा जो इसका बॉन्ड एंगल है, उसके अकॉर्डिंग निकालते तो म्यू नॉट आपने देखा था वहां पे 0 नहीं आया था। जिनका अगर बात है 0 नहीं होता, वो कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। ये तो प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल तरीके से आप थ्योरेटिकल निकालते हो, आपके उन डाटा बेसिस पे फॉर्मूला है। अगर आपको डाटा अवेलेबल नहीं हो, आपको कंपाउंड दिख रहा हो, आपको फॉर्मूला नहीं पता हो, और आप कैसे देखोगे कि ये ध्रुवीय है या अध्रुवीय, उसकी आपको ट्रिक भी बताई थी, आपको याद होगी। अगर नहीं है तो बस थोड़ा सा उसे जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि ये उस टॉपिक का काम नहीं है, क्योंकि 11वीं का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आपने जो अध्रुवीय होते हैं, मैंने उसकी सिंपल ट्रिक बताई थी कि इसी से हम सभी को पहचान सकते हैं कि कंपाउंड ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। हमने देखा था कि जो ऑल होमोडाइमेट अगर बात है आपकी, अगर बात है जैसे कि होमोडाइमेटमिक जो गैसें हैं आपकी, होमोडाइएटमिक जो समान अणु वाली, जैसे कि H2 की बात करूं या N2 की बात करूं या O2 की बात करूं, आपकी जैसे Cl2 की बात करूं, सेम एटम से जो बनी, दोनों समान अगर बात है, उनको होमोडाइएटमिक मतलब द्विआण्विक बोलते हैं। द्विआण्विक जो गैसें हैं, समान द्विआण्विक, तो वो सारी की सारी कैसी होती है, अध्रुवीय होती है। क्योंकि जिसमें दो, अगर H2 की बात करूं, कौन सा एलिमेंट पे डाइपोल मोमेंट इधर लगेगा या इधर लगेगा, उसमें आपस में कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम एटम है, और सेम एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कोई डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, इसलिए उसमें अगर कोई भी बात हो, उसका द्विध्रुव का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो जितने भी डाइएटमिक है जो समान वाले, क्योंकि डाइएटमिक अगर बात हो द्विआण्विक, तो ये भी है, जैसे कि HCl,
लेकिन इसमें जो डाइपोल मोमेंट एक दिशा में, क्योंकि क्लोरीन विद्युत ऋण है, अपनी तरफ खींचता है, तो कुछ ना कुछ इसके ध्रुवीयता के लिए मान, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकल रहा होगा। तो ये लेकिन समान नहीं है, लेकिन जो समान, जो दो सेम एटम से बने हो, ऐसे द्वितीय आणविक जो भी गैसें हैं, जो भी कंपाउंड आपके कैसे होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। दूसरी चीज देखी थी कि sp2 जो संकरित थे, sp2 संकरित यौगिक, लेकिन रेगुलर होना चाहिए था। रेगुलर की बात करें कि जैसे कि आपने CCl4 हो गया, जैसे कि CH4, जब साइड एटम मतलब जो अगर सारे के सारे जिसका भाई सॉरी sp2 की जब बात कर रहे हैं, जैसे कि BCl3 बात करें, BF3 बात करें, भाई जिनका अगर संकरण आप अगर निकालते हो, संकरण आपको निकालना अच्छे से आता होगा, संकरण निकालते हो और संकरण क्या हो आपका sp2, और sp2 होने के बावजूद एक चीज और होनी चाहिए, सारे साइड एटम अगर सेम हो तो उस कंपाउंड का, आपने BCl3 के 11th के आपने लास्ट में अगर आपने पढ़ा भी हुआ तो वहां पे टॉपिक को दोबारा देखना, जिन्होंने नहीं पढ़ा बुक में देखना, तो वो चीजें वहां पे देखोगे, वहां पे निकाल रखा डाइपोल, इन दोनों का ही अगर बात करें 0 आता है। भाई आपको निकालना 11th में सीखा हुआ, नहीं भी सीखा तो आपकी बुक में आज भी अवेलेबल है, उन्हें एक बार जाके रीड कर सकते हो। तो ये चीजें आपने BCl3 का अगर निकाला था, BF3 का निकाला था, तो डाइपोल मोमेंट क्या आता है, 0 आता है। आप ट्राई करना, जिनमें अगर साइड एटम जब भी सेम होता है तो सारे के सारे उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा कैसे रहता है, 0 रहता है। तीसरी चीज है, आपने बात की थी ऑल sp3, और कौन से रेगुलर वाले, जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। जैसे कि बात करूं CCl4 की बात करूं, CH4 की बात करूं, जिसका अगर साइड आइटम सारे सेम हो और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो भी डाइपोल मोमेंट उसका अगर बात है 0 होता है, और मॉलिक्यूल कैसा होगा, अध्रुवीय होगा। एक चीज और पढ़ी थी आपने, जिनमें केंद्रीय सममिति होती है। केंद्रीय सममिति क्या होती है, जैसे हम बात करें सममिति, एक चैप्टर में और पे पढ़ेंगे। केंद्रीय सममिति, जैसे मैंने कंपाउंड लिया CO2 में रेखीय होता है, आपने वेस्पर पढ़ी है, CO2 रेखीय होता है। अगर बात है मॉलिक्यूल के केंद्र से, अगर मैं लेफ्ट साइड में अगर जा रहा हूं, राइट साइड में अगर जा रहा हूं, आपको जो मॉलिक्यूल मिला, अब जिस साइड भी गए, अगर उसके 180 पोजीशन पर अगर जाने पर वही सेम मॉलिक्यूल मिलता है, तो उस मॉलिक्यूल में क्या होती है, केंद्रीय सममिति होती है। उसकी वो भी कैसा होता है आपका, अध्रुवीय होता है। एक लास्ट है आपके क्या भाई, हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, अध्रुवीय। सभी नहीं होते, मोस्टली अगर बात कर रहा हूं मैं। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है जिनकी अगर बात है, अलग ही कहानी आ रखी होगी, जो कि ध्रुवीय भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन लगभग कुछ अपवाद है, क्योंकि अपवाद हर जगह होते हैं। तो मोस्टली जो हाइड्रोकार्बन वो कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। मतलब अगर उनकी अगर बात है तो ये टर्म्स जो आपने पढ़ी, ये ध्रुवीयता को डिसाइड करती है। तो ये तो आपकी किसकी चीज थी, 11th की चीज थी। अब बात है ध्रुवीय और अध्रुवीय से क्या लेना देना, मतलब बात है कि यहां पर अगर बात है ध्रुवीय क्या चीज है, अध्रुवीय क्या चीज है। आपने विलयता का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है, पढ़ा था आपने अच्छे से। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई ये भाग ध्रुवीय है। बात है ये आपकी हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है, जो पीछे का जो भाग है, हमें पता हाइड्रोकार्बन कैसे होता है, अध्रुवीय। अब बात करें, आप जब कपड़े धोते हो भाई किससे धोते हो, पानी से धोते हो, पेट्रोल से धोते हो क्या, देखना उसको एक बार ट्राई करते हैं भाई कैसे। अगर बात है कपड़े धोने की प्रक्रिया बताते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एज वेल एज। अगर बात है एक चैप्टर में, अगर आपका जो सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, उसमें एज वेल एज चलती है, बिल्कुल एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है। होता क्या है, आपने पानी का अगर एक टैंकर लिया जहां पर, जिसमें आप कपड़े धोते हो, ये आपने वो लिया है भाई, इसमें आपने पानी आप धो रहे, पानी किसके साथ धोते हैं, वाटर के साथ धोते हैं। क्लियर है। पेट्रोल भी ले सकते हो, क्योंकि कपड़े पेट्रोल से भी धोते हैं ना भाई, नहीं। ये H2 अगर लिया तो H2 अगर बात करें कि H2 कैसा, पहले तो चेक करते हैं ध्रुवीय है या कैसा है, अध्रुवीय। H2 का आपने पहले द्विध्रुव आघूर्ण अगर निकालते हैं, हमें पता बैंड शेप में होता है, और पांचों संकरण तो इसका sp3 ही होता है, लेकिन रेगुलर नहीं है। sp3 होने के लिए इसके साइड एटम 4 होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। कितने, ओनली 2 है। लोन पेयर के कारण इसकी कैसी भाई विकृत संरचना में आ जाता है, बैंड शेप में आ जाता है। क्लियर है। तो संकरित तो sp3 तो है, लेकिन इसका निकाला था डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आ रहा था, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता, इसलिए कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। जल अगर बात करें, आपका जल कैसा है, ध्रुवीय। और मैंने पहले ही कहा है कि ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है। मतलब ध्रुवीय अध्रुवीय को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ये चीज भी एक कॉमन हो जाती है। अब हमने ये क्या लिया, हमने साबुन को क्या लिया, साबुन को अगर जैसे आप कपड़ा धो रहे हो, साबुन को किस में घोल दिया, पानी में। मतलब आपने कपड़ा लिया भाई, कपड़े पे साबुन जब लगा रहे हो, क्योंकि आपने कभी ये तो देखा नहीं कि आपने कपड़ा ले रखा है और उसमें सीधा बिना पानी से वॉश कर लेते हो। कभी देखा कि साबुन आपने ली और सूखे कपड़े पे आप ड्राई कर रहे हो और कपड़ा धुल गया हो, किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। तो पानी में अगर जैसे आपने कपड़ा लिया, कपड़े पे अगर भाई कोई गंदगी, आपने इसको वॉश कर रहा है भाई, कपड़ा आपने इसमें डाला है, तो सबसे पहले क्या काम करेगा, जो पानी साबुन के जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगी, क्या करेगी, देखना भाई आपके पानी में साबुन इसमें कॉन्टेक्ट में आ गया, आपके छोटे पीछे हाइड्रोकार्बन भाग ही है, और पीछे का जो भाग है सोडियम आयन तुरंत किस में आ जाता, पानी में आ जाता। बचता क्या है यहाँ पे, COO नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पार्ट बच जाता है।
ये जो भाग है सिर भाग ध्रुवीय जिस पर चार्ज नेगेटिव, और ये आपका पुच्छ भाग है कौन सा, हाइड्रोकार्बन भाग है। जैसे आएगा लगभग जैसे साबुन के 100 अणु जब आपस में आ जाते हैं, लगभग 100 अणु के समथिंग आ जाते हैं, तो एक संरचना बनाते हैं आपस में, ऐसे बनाते हैं। जो सिर भाग है इनका ये पुच्छ भाग है, देखना एक बार मैं बनाता हूं एक फुटबॉल लाइक शेप में, क्योंकि हमें पता है पुच्छ भाग जल से कहां भागता है, वह दूर भागता है। वह जो भी दूर भागता है, क्योंकि जो पुच्छ भाग होता है, क्योंकि किससे बना होता है, हाइड्रोकार्बन से बना होता है, और हाइड्रोकार्बन कैसा होता है, अध्रुवीय, इसलिए जल से क्या हुआ, प्रतिकर्षित, और एक फुटबॉल लाइक शेप में आके, आपको पता है फुटबॉल के जो अंदर होता है वो आपको कुछ नहीं दिखता है। ऐसे ही जो बाहर का जो नेगेटिव चार्ज वाला जो आपका जो हेड पार्ट है, सिर भाग है, ये पूरे के पूरे पुच्छ भाग को कवर कर लेता है, दिखने ही मतलब पानी के संपर्क में आने नहीं देता है। जिसको अगर बात है जो भी एक शेप जो फुटबॉल लाइक जो शेप बनती है, इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मिसाइल बोला जाता है। क्लियर है, इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मिसाइल बोलते हैं। अब एक चीज और है कि आपने अभी कपड़े को कैसे धोएगा, मिसाइल ही तो साबुन का नहीं, पानी में आया, पानी में आने के बाद जैसे आपने कोई कपड़ा लिया, भाई आपका कपड़ा जिस पर कोई गंदगी लगी हुई है, भाई आपकी जो तेलीय गंदगी होती है, आपको जो पता जो तेलीय गंदगी अगर बात करें वसा से, ये भी अगर बात है तेलीय गंदगी हो जाती है, हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। हाइड्रोकार्बन में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। ये आपको पता है भाई हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। अब ये चीज है, ये भी चीज अगर बात है, जो आपका जो गंदगी है वो भी अध्रुवीय है, और जो इसका जो पुच्छ भाग है वो भी अध्रुवीय है। ये तो दोनों आपस में आकर्षित। साथ में जो अध्रुवीय भाग है, जो मिसाइल के जो बाहर वाला पार्ट है, जो नेगेटिव चार्ज वाला जो स्फीयर जो गोली बनी हुई है, वो भी कैसा है, ध्रुवीय है। तो वो तो उसको क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित। तब करता क्या है कि जो ये हाइड्रोकार्बन है, ये इस अंदर वाले पुच्छ भाग को आकर्षित करता है। तुरंत ये गंदगी यहां से निकलेगी और कहां पहुंच जाती है, यहां पहुंच जाती है। क्योंकि ऑयली जो गंदगी होती है, जैसे कि ऑयली आपकी ये भी बस ये होती है, ऑयली तेल, तेल की तरह जैसे आप पानी में तेल डालते हो, वो अलग ही उससे रिपेल होता है, एक अलग ही बूंद अलग से ही तैर रही होगी। तो सेम है कि वो किसके द्वारा आकर्षित हुई, उसके पुच्छ भाग तक कहां चली गई, वहां पे पहुंच जाती है। अब क्या होता है, जैसे आप इसे वॉश करते हो, कपड़े में पानी डालते हो, उसे खंगोलते हो, तो ये किसके थ्रू बाहर चला जाता है, जो मिसाइल का अणु है साबुन या पानी के थ्रू कहां निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और आपका कपड़ा जो आपका था वहां से गंदगी क्या चुकी है, हट चुकी है, मतलब कपड़ा साफ हो चुका है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कपड़े की शोधन की प्रक्रिया बोलते हैं। क्लियर है भाई। तो ये सारा फॉर्मेट था आपका, इसको साबुन शोधन प्रक्रिया या साबुन अपमार्जन प्रक्रिया बोलते हैं। अब आपका जो सेकंड है अपना शोधन अभिक्रमक, अभी तो पढ़ा आपने साबुन, सेकंड आपका डिटर्जेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, अपमार्जक। देखिए क्या होता है, उसे भी पढ़ते हैं। देखना, ये रही भी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, अपमार्जक। पहले आपने साबुन पढ़ी, शोधन प्रक्रिया का जो एक अभिक्रमक था। दूसरा है आपका अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं, जो उच्चतर हाइड्रोकार्बन के जो सल्फोनेट लवण होते हैं, वही आपके अपमार्जक होते हैं। वो आपके सोडियम के आपने जो लवण देखे थे उच्चतर वसीय अम्लों के, ये हाइड्रोकार्बन के वाले सल्फोनेट लवण है। अब मेन चीज है कि जो साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। अंतर की तो बात है कि दोनों को भी जरूरत क्यों पड़ी, ये जो आपकी सन 1920 1920 के बाद इनका प्रचलन क्यों बढ़ा, भाई क्यों काम में आते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अंतर का ही होता है भाई। जो अगर बात है, साबुन जो होती है वो कठोर जल में झाग नहीं देती। आपने देखा कई बार, आप कई एरिया, अगर बात है एरिया पे डिपेंड करता है, कुछ एरिया में साबुन झाग देती है, लेकिन कुछ एरिया का पानी इतना हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है वो भी बताते हैं, किसे हार्ड वाटर बोलते हैं, किसे सॉफ्ट वाटर, मतलब कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल में क्या, साबुन को कितना भी घिस लो झाग नहीं देते, लेकिन जो आपके जो आपके जो अपमार्जक होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, वो चीज कैसा भी पानी हो, उस हर पानी में झाग देते हैं। आपने देखी जो आपके घर पे जो सल्फा एक्सल आता है, आपके टाइड वगैरह आते हैं, आप कैसा भी दुनिया का पानी हो, हर जगह झाग दे रहे होते हैं, मतलब क्लीनिंग एक्शन, उन्हें पानी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो आपकी जो साबुन होती है, कई बार तो कुछ एरिया में तो ऐसा होता है कि साबुन थोड़ी सी हम हाथ पे लगाते हैं, झाग उत्पन्न हो जाते हैं। या कुछ जगह ऐसा होता है, अगर कपड़े को आप वॉश करो, पूरे कपड़े वॉश करो, लेकिन झाग उत्पन्न नहीं होते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है। तो जो साबुन होती है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर बात है कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते, ओनली मृदु जल में झाग देते हैं। बात अपमार्जक होते हैं, ये कठोर तथा मृदु जल दोनों में झाग देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है, जो सबसे इजी तरीके से याद होने वाला है। दूसरा एक बात है, ये बताएंगे ऊपर वाला क्या होता है। दूसरी चीज है कि जो साबुन को जो प्राप्त किया जाता है, आपके प्राकृतिक तेलों से बनाते हैं, चाहे मूंगफली के तेल हो, या बात करें सोयाबीन का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, या आपके नारियल का तेल हो, एक महुआ नाम का एक चीज और होती है, उसके भी तेल। कईयों की अगर बात हो, उनसे वसा हम तेल प्राप्त करते हैं, जिनको अगर बात है उनकी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण या क्षारीय जल अपघटन द्वारा हम क्या बनाते हैं, वसा। और वसा में ही अच्छे से फ्रेगनेंस डाल के, कलर डाल के, कलरफुल तरीके से क्या बनाई जाती है,
साबुन बनाई जाती है। क्लियर है। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए क्या करते हैं। आपने देखा ट्रांसपेरेंट साबुन जो होती है उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। ये सवाल भी अच्छा बनता है कि साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो आप किसका नाम लेते हो, एथेनॉल का लेते हो। क्लियर है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साबुन का ये सवाल आता है कि भाई साबुन का जो विलयन होता है कैसा होता है। भाई साबुन जब पानी में मिलाते हैं तो क्षारीय हो जाती है या अम्लीय हो जाती है या उदासीन हो जाती है, या अपमार्जक को पानी में मिलाते हैं तो जो विलयन होता है वो कैसा अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है। मेन चीज है कि ये जैसे आपका साबुन का अणु है, यहाँ पे आपने देखा था R एक एल्किल समूह है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन C17H35, इसकी जगह आप C17H35, क्योंकि वसीय अम्ल बहुत सारे होते हैं तो उसमें कोई भी R उसमें होता तो हाइड्रोकार्बन ही है। R मतलब एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी, एल्किल समूह, उसको जैसे वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये चीज बनती है, यहाँ से H+OH-, यहाँ से क्या निकलेगा Na+, इसके OH- के साथ बाहर, और जो H+ है वहां पे Na+ की जगह कहाँ हो गया, रिप्लेस हो गया। तो जो RCOOH वो एक दुर्बल अम्ल है, जबकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होते हैं, आपका एक चैप्टर चलेगा विद्युत रसायन, उसमें भी ये चीजें बताएंगे कौन सी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आ जाता है, वहां अच्छे से पढ़ेंगे। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बनाते हैं। विलयन डिपेंड करता है, अगर आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है तो विलयन हो जाता है उदासीन, अगर आपका दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है तो भी कैसा हो जाता है, उदासीन। लेकिन एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार, तो जो प्रबल चीज है विलयन उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये तो दुर्बल अम्ल है लेकिन ये प्रबल क्षार है, तो विलयन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। जो साबुन को जैसे ही पानी मिलाते हैं तो विलयन जो पाया जाता है वो क्षारीय विलयन होता है। लेकिन अपमार्जक की बात करें, ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में कैंसिल आउट, उतना ही प्रबल अम्ल भी मिल रहा है उतना ही प्रबल क्षार भी समान मात्रा में आपस में कैंसिल आउट होकर विलयन कैसा हो जाता है, उदासीन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो साबुन का आपका जो जल अपघटन होता है उसके थ्रू जो विलयन मिलता है हमारा कैसा होता है, क्षारीय। इसमें अगर बात करें तो कैसा होता है, अगर बात की जाए भाई आपका उदासीन होता है। ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि कठोर जल किसे कहते हैं, कि भाई अगर क्वेश्चन अच्छा बनता है कि साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगर बात की जाए, अगर कठोर जल की मैं बात करूं, कठोर जल में होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। जो कठोर जल में कौन से होते हैं भाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ये आयन क्या करते हैं, जो आपके जो साबुन के अणु हैं उसको एक रिएक्शन है मैं लिख देता हूं, जैसे कि आप लिख रहे हो, जैसे कि C17H35COON, इसके साथ अगर मैं कैल्शियम के आपके कठोर जल होगा उसमें किसके आयन होते हैं, कैल्शियम के आयन होते हैं, मैग्नीशियम के आयन होते हैं। साबुन का अणु जैसे उसके पास जाएगा, हमने इसके 2 मोल अगर लिए हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी वैलेंसी +2 में, इस यहां से क्या निकलेगा भाई, मैं 2 मोल इससे सबसे पहले सोडियम टूटेगा, निकलने के बाद सोडियम के 2 आयन अगर निकल जाते हैं, हमने निकाल दी, यहां पे लिख दिया -2Na+, भाई इसकी 2 वैलेंसी, Na+ सिंगल वैलेंसी में होता है आप जानते हो, निकले। यहां से मिला क्या आपको, यहां से C17H35COO नेगेटिव और कितने 2, वो जुड़ेगा कैसे, आपके जो थे C17H35COO नेगेटिव और इसकी वैल्यू कितनी, ट्वाइस 2 नेगेटिव, और ये कितना है +2, आपस में कैंसिल होकर कौन सा हो जाएगा, Ca2। ये आप सामने भी लिख सकते हो, कैल्शियम को आपने यहाँ पे लिख दिया कैल्शियम, उनकी वैल्यू कितनी होगी, ये सेम ऐसे ही है जैसे कि आप पढ़ते हो MgOH ट्वाइस। भाई कैसे टूटता है, Mg+2 और 2OH-, तो यही ऐसे कैल्शियम +2 प्लस में C17H35COO नेगेटिव और माइनस, और कितनी वैल्यू होती है इनकी भाई 2 होती है। तो जो ये होता है आपका कंपोनेंट बना है कैल्शियम के साथ, इसकी ट्वाइस जो वैल्यू बनी है इसको बोलते हैं कैल्शियम स्टीरेट। ध्यान देना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ली जाती है कि साबुन जब झाग नहीं देता कठोर जल के साथ तो उसके कारण क्या है, तब वहां पे रिएक्शन लिखनी होती है। आपने साबुन का एक मॉलिक्यूल लिया है जिसको कैल्शियम से रिएक्ट कराते हैं या मैग्नीशियम से करा लो, क्योंकि कठोर जल में दोनों चीजें होते हैं, या तो मैग्नीशियम स्टीरेट बना रही होती है या क्या बना रही होती है, आपका कैल्शियम स्टीरेट बना रही है। दोनों में से कोई आप एग्जाम में बना के आ सकते हो। साथ में 2 सोडियम के आयन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और जो सोडियम स्टीरेट जो आपका, सॉरी कैल्शियम स्टीरेट जो आपको मिला है, ये घुलनशील होता है, एविलय होता है, और इसी के कारण क्या नहीं बनते साबुन, कठोर जल में क्या नहीं देता, झाग नहीं देता। और कठोर जल में क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। क्लियर है भाई, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, अगर ये तो आप पढ़ ही चुके थे कि भाई जो प्राकृतिक तेलों से बनाते हैं, लेकिन जो अपमार्जक है वो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन है, एक नेचुरल नहीं। अगर बात है कि आपका आर्टिफिशियल फिनोमेना जो लेबोरेटरी तरीके से हाइड्रोकार्बन या इनको एक सिस्टम अपडेट तरीके से इनको निकालते हैं, तो ये एक अलग कहानी। ये तो अभी आपने क्या पढ़ा भाई, अपमार्जक की अगर बात है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। दूसरी चीज पढ़ी कि अपमार्जक होता क्या है। तीसरी चीज, जो अपमार्जक और साबुन में अंतर का जो मेन कारण था कि जो साबुन होती है कठोर जल में झाग क्यों नहीं देते, वो क्वेश्चन पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, यहां से अब 4-5 सवाल बन रहे होते हैं
कि भाई अगर बात है साबुन का जो विलयन होता है कैसा होता है, अपमार्जन का विलयन जो कैसा होता है, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है। तीसरी चीज होती है कि साबुन कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देते। चौथा सवाल होता है साबुन मृदु जल के साथ झाग देते हैं ओनली, क्यों। ऐसे सवाल बहुत सारे बन रहे होते हैं। क्लियर है भाई, तो ये चीज आप दे सकते हो। तीसरी चीज होती है इसकी अपघटन की प्रकृति। अगर बात है जैविक अपघटन के आधार पर जो अपमार्जक दो प्रकार का होता है, जैसे आपने बहुलक के बारे में पढ़ा था, जैविक अपघटन के आधार पर एक तो जैव निम्नीकृत और जैव अनिम्नीकृत। भाई आपने अब जो आपने घर पे जो साबुन से आपने धोया है, भाई आपका जो वाटर होता है आप उसे नाली के थ्रू कहाँ बाहर भेज देते हो। अब नाली में जाने के बाद वो अपमार्जक था, भाई कुछ यहाँ पर हम दवाई केमिकल्स वगैरह डालते हैं खेतों में, क्या होता है कहते हैं बैक्टीरियल प्रॉपर्टी द्वारा डिकम्पोज नहीं होता, तो हमारे लिए क्या होते हैं हानिकारक। जैसे पॉलीथीन होती है डिकम्पोज नहीं होती, हानिकारक है। पर जिन भी चीजों को अपघटित नहीं किया जाता जैविक रूप से, प्रदूषण का कारण बनती है। आपकी पॉलीथीन कंपनियों से निकलने वाला कुछ केमिकल जो जमीन को खराब करता है, क्योंकि जमीन में उनका कोई जैविक अपघटन होता ही नहीं है, तो प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो कुछ अपमार्जक ऐसे हैं जो कि पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, जिनको जैविक रूप से अपघटित नहीं किया जा सकता, तो ऐसे अगर बात अपमार्जक को बोलते हैं जैव अनिम्नीकृत। लेकिन कुछ अपमार्जक जो बात है मेनली जो आपके आजकल आते हैं जैव निम्नीकृत है, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो जो आसानी से जीवों द्वारा आपस में अपघटित कर दिए जाते हैं, बैक्टीरिया द्वारा या जीवाणु द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, वैसे टाइप को अपमार्जक को बोलते हैं जैव निम्नीकृत अपमार्जक बोला जाता है। क्लियर है। दूसरे इसके प्रकार हैं अलग अलग टाइप के, तो एक बार इसके प्रकार के बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए भाई प्रकार पढ़ते हैं। देखिए ये रही भैया आपके अपमार्जक के प्रकार। अपमार्जक के प्रकार की बात करें, अपमार्जक तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका अगर बात करें धनायनी अपमार्जक, दूसरा ऋणायनी अपमार्जक और तीसरा होता अनआयनिक अपमार्जक है, इसको उदासीन अपमार्जक भी बोलते हैं। क्लियर है। होता क्या है देखिए ना, इसमें अगर बात करें उच्चतर ये जो होते हैं धनायनी अपमार्जक उच्चतर हाइड्रोकार्बन के चतुष्क लवण होते हैं। अगर आपने बात करें एक एमीन अणु, अगर बात है यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये चतुष्क लवण किसे कहते हैं। अगर बात करें आपने एमीन का एक केस पढ़ा होगा, आपने देखा होगा ये वाली इस प्रॉपर्टी को भी बात करें क्या बोलते हैं एमीन, इस वाली प्रॉपर्टी को भी क्या बोलते हैं एमीन, क्योंकि तीन बॉन्ड, एक नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन से, यहाँ एक बॉन्ड नाइट्रोजन से, इस साइड तीन दो सॉरी हाइड्रोजन से, ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या है एमीन। और ये वाली अगर प्रॉपर्टी की बात हो तो तीन कार्बन और चौथा बॉन्ड अगर ये बनाती, क्योंकि हमें पता नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है संयोजकता तो तीन होती है, चौथा बॉन्ड बनाता तो किसकी टर्म्स में रहेगा, प्लस की टर्म्स में। आपने देखा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री। इसको अगर बात करें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, और इसको क्या बोलते हैं चतुष्क बोलते हैं। लवण मतलब जैसे कि लवण ये जो साल्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे इनके जो लवण होते हैं क्लोरीन के रूप में होता है साथ में, या ब्रोमीन के रूप में, एक तो क्लोराइड का या ब्रोमाइड के आयन इसके साथ जुड़ रहे होते हैं। तो ये अगर बात करें आपकी जो यहाँ पे जो चतुष्क लवण की बात कर रहा है 4 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन से अगर बात करो, एक तो देखो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जुड़ा है, साथ में अगर तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी जब 4 होती है तो चार्ज क्या होता है प्लस होता है। और ये जो बॉन्ड एक आयनिक तरीके से बना होता है, एक आयन के रूप में जुड़ा होता है, ना कि बॉन्डिंग में, क्योंकि 5 वैलेंसी या न्यूट्रल केस में नहीं होती है। अगर यहाँ पे अगर बात है, अगर आपका ये अभी तो देखो प्लस आयन की फॉर्म में, अगर यहाँ पे क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cl नेगेटिव, तो ये क्या बोला जाएगा यहाँ पे क्लोराइड बोला जाएगा, इसको क्लोराइड भी बोलते हैं। अगर बात है भाई आपका जो इसका नाम है, एक एग्जांपल है धनायनी अपमार्जक का, जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट, जैसे कि आप बताते हैं जो फोन आपका जो शोधन कामकारी कार्य करता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन भाग जो उस पर जो शोधन का काम आपने देखा था, उसकी फॉर्म वहां पे तो नेगेटिव, लेकिन अगर धनायनिक की बात करूं यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। भाई ये Cl आयन तो पानी में या जल के साथ बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो आपका जो शोधन प्रक्रिया का काम करेगा ये भाग करेगा, जिस पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। पॉजिटिव की वजह से इसी को क्या बोलते हैं धनायनी अपमार्जक। इसका एग्जाम्पल आपका साइटिल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड और ब्रोमाइड के आयन ही धनायनी अपमार्जक का काम कर रहे होते हैं। धनायनी अपमार्जक बहुत महंगे होते हैं, जो आपके हेयर कंडीशनर होते हैं, जो बालों के अगर बात है शैम्पू टाइप के जो बनाए जाते हैं उनमें मिलाए जाते हैं, बहुत महंगे होते हैं, तो इनका जो काम होता है बहुत सीमित मात्रा में होता है। दूसरी चीज है आपके अपमार्जक की अगर बात है प्रकार में, जो सेकंड आपका ऋणायनी अपमार्जक अगर बात की जाए, आपने क्लोराइड लिखा है तो सॉरी यहाँ पे भी क्लोराइड लिखे रहना, यहाँ पे ब्रोमाइड लिखोगे तो यहाँ पे भी ब्रोमाइड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे Br नेगेटिव तो यहाँ पे ब्रोमाइड लिख दोगे। क्लियर है। अगर बात है जो ऋणायनी अपमार्जक होते हैं उच्चतर हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेट लवण होते हैं। देखो सल्फोनेट अगर SO3 यहाँ पे सल्फोनेट लवण होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जो आपके शोधन प्रक्रिया में जो भाग ले रहा था उस पर पॉजिटिव, यहाँ पे Na आयन तो जल में चला जाएगा, जो शोधन प्रक्रिया में जो भाग लेगा उस पर चार्ज कौन सा नेगेटिव, नेगेटिव है तो इसको कौन सा बोलते हैं ऋणायनी अपमार्जक। एक एग्जाम्पल यही आपका जो सोडियम लोरिल सल्फेट है, इसका जो काम है आपकी जो साबुनें आती है जो आपके कपड़ों सफाई वगैरह में यूज हो रही होती है, भाई ये साबुने जो सल्फेट आते हैं ना, जो आपके सल्फेक्सल वगैरह, वो यही चीजें होती है। सल्फेक्सल डिटर्जेंट जो भी आप निरमा वगैरह बहुत सारे यूज करते हो, जो भी मार्केट में डिटर्जेंट अवेलेबल होते हैं वो ये वाले हैं,
ये आपके हेयर कंडीशनर में काम आते हैं, जो कि महंगे उसमें शैम्पू वगैरह में डाले जाते हैं। जो दूसरा है अनायनिक अपमार्जक। ये जो अगर बात करें अम्ल तथा एल्कोहल से बने मोनोएस्टर व्युत्पन्न होते हैं। मोनोएस्टर अगर बात देखना, ये वाली RCOR वाली ये टर्म मोनोएस्टर, सिंगल देखो RC डबल बॉन्ड OOR, ये हमारे लिए एक R ग्रुप है। तो मोनोएस्टर एक व्युत्पन्न होता है। इसमें अगर बात है देखो, ये जो एल्कोहल ग्रुप दिख रहा है तीनों, ये काम क्या करते हैं, ये इस पर कोई चार्ज तो होता नहीं है भाई। अगर बात है जल में घुलेगा कैसे, पोलरिटी तो चाहिए इसको। अभी तो एक हाइड्रोकार्बन की तरह जल में घुलने के लिए इसको ध्रुवीय होना जरूरी है। अभी ध्रुवीय ना होते हुए इसमें कुछ एक बहुक्रियात्मक समूह दिख रहे हैं, OH OH OH, एक से ज्यादा हो तो क्या हो जाता है, बहु वर्ड लग जाता है। बहुक्रियात्मक समूह जो होते हैं ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। मैं जल में घुलेगा कैसे, घुलने के लिए इसे आयनिक होना जरूरी है, क्योंकि जल कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। घुलने के लिए इसके पास बहुक्रियात्मक क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह है भाई। एक OH है, OH है, OH, ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के उसमें विलयशील हो जाता है और अपमार्जन की क्रिया को कंप्लीट करता है। तो ये आपका कौन सा भाई अनायनिक अपमार्जक, जो इसका नाम एक एग्जांपल आपका पेंटा एरिथ्रिट्रोल मोनोएल्कोनेट नाम है इसका। जो आपके जो गटर की सफाई के लिए आपके जो आते हैं, ये आपके जो वो कुछ डालने के जो आपके आते हैं ना, जिससे आप सफाई करते हो एसिडिक फॉर्म में जो होते हैं। आप टॉयलेट क्लीनर की बात करें, गटर की सफाई के लिए इनके लिए कुछ सर्फेक्टेंट वगैरह ऐसे डाले जाते हैं, जिनको बोलते हैं अनायनिक अपमार्जक। क्लियर है? इनके जो गटर सफाई की जो आपके बनते हैं डिटर्जेंट, उसमें काम आते हैं। ये अगर बात करें आपके जो कपड़े की सफाई के लिए जो डिटर्जेंट आते हैं, उनमें काम आते हैं। इसका काम क्या होता है, आपके हेयर कंडीशनर वगैरह शैम्पू वगैरह में इनका काम आता है। तो ये आज आपने पढ़ा भाई। अगर बात है, सबसे पहले क्या चल रहा था, शोधन अभिक्रमक चल रहा था। शोधन अभिक्रमक दो पढ़े आपने, साबुन और दूसरा पढ़ा अपमार्जक। साबुन क्या चीज होती है वो पढ़ी, दूसरी साबुन अपमार्जक में अंतर पढ़े, तीसरी चीज पढ़ी अपमार्जक क्या होता है, चौथी चीज पढ़ी अपमार्जक के प्रकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके इस चैप्टर से। मोस्टली सवाल जो बनता है, जैसे कि इस साल जो बना है वो इसी लेक्चर से बना है, और ऐसा कि नहीं अगले साल नहीं बनेगा या इस साल नहीं बनेगा, तो फिक्स है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है एक तो ये है, एक और पढ़ेंगे हम रंजक, और सबसे फर्स्ट में जो चीज थी औषधि। सवाल यहीं से बनता है मोस्टली। तो अब आपके जो बच गए, इसके बाद एक तो आपका बच गया रंजक बच गया, और एक आपके उन्नत पदार्थ जो कार्बन तंतु है, वो टॉपिक बच गए, उनको पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है भाई?